नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सरकार के द्वारा देश को बदलने और नई तरक्की के रास्ते पर लाने के लिए कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। इसी बदलाव का एक नतीजा था कि हाल ही में सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति लाई गई। कई बड़े बदलाव किए गए, कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे थे। इसके अलावा सरकार के द्वारा युवाओं को बदलने और युवाओं की सरकारी नौकरियों के लिए भी नया बदलाव लाया गया। हाल ही में कैबिनेट के द्वारा एक फैसला लिया गया कि अब सरकारी नौकरियों के लिए अलग अलग टेस्ट ना दे के एक टेस्ट लिया जाएगा, जिसके लिए कमेटी का गठन किया गया, जिसका नाम दिया गया एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसके अंतर्गत जो परीक्षाएं ली जाएगी उस परीक्षा का नाम दिया गया कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। आज हम लोग इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्या है एनआरए, क्या है सीईटी, नई परीक्षा का प्रारूप कैसा होगा, आप कितनी बार ये परीक्षा दे सकते हैं, साल में कितनी बार ये परीक्षाएं होगी, या तो इस परीक्षा की एलिजिबिलिटी क्या होगी, इसकी मान्यता कितने दिनों की होगी, इसके अंतर्गत कौन सी परीक्षाएं आपको देनी होगी। इसके अलावा परीक्षा का स्तर कैसा होगा, यानी अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको कैसी परीक्षाएं देनी है, इंटर पास है या तो हाई स्कूल पास है तो किस प्रकार से परीक्षाएं होगी। इसके अलावा परीक्षा का प्रकार किस प्रकार से होगा, यानी लिखित परीक्षा होगी, मौखिक या सीबीटी परीक्षा होगी, साल में कितनी बार ये परीक्षाएं होगी, स्कोर कार्ड जो मिलेगा कितने दिन वैलिड रहेगा। इस तरह के तमाम प्रश्नों के उत्तर बहुत ही आसान शब्दों में एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग देखेंगे। पर शुरुआत करने से पहले एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नई एनआरए के बारे में। शुरुआत करते हैं एनआरए यानी कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी साल में 2 बार जो है एग्जाम कंडक्ट कराएगी। रजिस्ट्रेशन से लेके मेरिट लिस्ट सभी जो होगी ऑनलाइन होगी, यानी ऑफलाइन कुछ भी नहीं होगा, सभी ऑनलाइन किए जाएंगे। कुल 12 भाषाओं में जो होगी ये एग्जाम ली जाएगी, इसलिए अलग अलग भाषाओं का चयन किया जा रहा है ताकि कोई दिक्कत ना आए। 10वीं 12वीं और स्नातक ये 3 लेवल पर एग्जाम लिया जाएगा, यानी 10वीं के लिए अलग एग्जाम होंगे, 12वीं के लिए अलग एग्जाम होंगे और स्नातक स्तर यानी ग्रेजुएट जो पास है उसके लिए अलग एग्जाम होंगे। आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे इस एग्जाम में। इसके अलावा बता दूं कि सुरक्षा के उच्च मापदंड अपनाए जाएंगे। मुझे लगता है कि भारत जैसे देश में ये बहुत जरूरी है, वरना आप एग्जाम देते रह जाएंगे, वहां कोई और स्कोर कार्ड और मेरिट लिस्ट लेके चला जाएगा। टेस्ट के तुरंत बाद आपको नतीजे मिल जाएंगे, चूंकि ऑनलाइन एग्जाम होगा इसलिए नतीजे तुरंत आपको मिल जाएंगे। आप कितनी बार ये एग्जाम दे सकते हैं, तो आप अपनी उम्र सीमा ने अधिकतम उम्र सीमा तक जितनी बार चाहे उतनी बार आप ये एग्जाम दे सकते हैं। इसके लिए अलग अलग जगहों पे परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, यानी हर स्टेट में हर जिले में एक एक केंद्र बनाया जाएगा। अभी स्टार्टिंग में 1000 केंद्र बनाए जाएंगे, बाद में इसके रिजल्ट को देखते हुए इसे बढ़ाया जाएगा। पहले चरण में 3 को जोड़ा जाएगा, जिसमें आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस, इन 3 को पहले चरण में जोड़ा जाएगा। यानी आरआरबी यानी रेलवे के जो भी एग्जाम होंगे ये इसके अंतर्गत होंगे, एसएससी के जो भी एग्जाम होंगे इसके अंतर्गत होंगे और आईबीपीएस के जो भी एग्जाम होंगे वो इसके अंतर्गत होंगे। इसके लिए सरकार के द्वारा 1518 करोड़ जो है वो आवंटित किए गए हैं। ये तो था शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। चलिए और डिटेल में बात करते हैं और आपके मन में जन्म तमाम सवालों के जवाब को भी हम लोग इस ऑब्जेक्टिव के माध्यम से देने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से कि एनआरए का गठन की मंजूरी किसके द्वारा दी गई, यानी जो एनआरए का गठन किया गया उसके मंजूरी किसके द्वारा दी गई। तो करेक्ट आंसर है हाल ही में केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एनआरए के गठन की मंजूरी दी गई है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बार बार एनआरए की बात कर रहे हैं। क्या है एनआरए, पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है एनआरए का, तो आपको बता दूं एनआरए यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, जिसे इंग्लिश में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कहा जा रहा है। इसका मुख्य काम क्या होगा, रिक्रूटमेंट करना यानी कि भर्ती करना अलग अलग सरकारी पदों में, स्पेशली जो ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो पद होंगे उसमें रिक्रूटमेंट के लिए एनआरए का गठन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, एनआरए के तहत कौन सी परीक्षा आपको देनी होगी। एनआरए तो एक एजेंसी है जो कि परीक्षा को कंडक्ट करवाएगी, बट इसके अंतर्गत आपको कौन सी परीक्षा देनी होगी, तो आपको इसके अंतर्गत सीईटी की परीक्षा देनी होगी। यानी सभी परीक्षाओं को हटाकर एक ही परीक्षा आपको देनी होगी, उस परीक्षा का नाम होगा क्या, सीईटी। अब डेफिनेटली आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर सीईटी का अर्थ क्या है और इसका पूर्ण रूप क्या है।
इसका अर्थ है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी ये एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। आप सोच लीजिए सीईटी, यानी जितने भी ग्रुप बी और ग्रुप सी के एग्जाम होंगे उसके लिए पहले आपको एक स्क्रीनिंग टेस्ट देना होगा। यानी पहले आप सोच लीजिए इसमें जो पास करेगा उसको जाके आगे मेंस एग्जाम देने होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। तो सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा सभी के लिए। ये मैट्रिक पास, 12th पास और ग्रेजुएट पास, इन तीनों के लिए अलग अलग एग्जाम होंगे अपने मेरिट के हिसाब से। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सीईटी के तहत किन पदों पर नियुक्ति की जाएगी। तो जैसे मैंने बताया कि सरकारी पदों, स्पेशली जो ग्रुप बी और ग्रुप सी के पद हैं उसके लिए इस सीईटी के तहत जो है एग्जाम लिए जाएंगे। ग्रुप ए के जो पद है उसके लिए अलग से यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम यथावत रहेंगे। इसके अलावा जो एसएससी के एग्जाम है उसको हटाया जाएगा, जो रेलवे का एग्जाम है उसे हटाया जाएगा और आईबीपीएस का एग्जाम है उसे हटाया जाएगा। उन तीनों को मिला के एक अलग से सीईटी का एग्जाम लिया जाएगा। उस स्क्रीनिंग एग्जाम का नाम होगा सीईटी, जिसके अंतर्गत ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट आएंगे। नेक्स्ट, सीईटी के सफल अभ्यर्थी कितने साल तक सीधे मुख्य परीक्षा दे सकेंगे। यानी कि अगर आप सपोज कीजिए स्क्रीनिंग टेस्ट आपने दिया और आपने स्क्रीनिंग टेस्ट पास भी कर लिया तो आप कितने साल तक एग्जाम दे सकते हैं। यानी या तो ऐसा तो नहीं कि एक बार एग्जाम दिया, पास कर लिया, फिर नेक्स्ट ईयर फिर एग्जाम देना होगा, तो ऐसा नहीं है। एक बार अगर आपने सीईटी एग्जाम पास कर लिया तो इसकी वैलिडिटी 3 साल तक के लिए होगी। यानी 3 साल तक आप जितनी बार चाहें किसी भी मुख्य यानी मेन एग्जाम अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए दे सकते हैं। आप स्क्रीनिंग में अगर एक बार पास हो जाते हैं, स्कोर कार्ड की वैलिडिटी आपको 3 साल तक के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट, एनआरए का मुख्यालय कहाँ होगा। यानी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, ये जानना तो जरूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम होनी तो स्वाभाविक है, क्योंकि हर सरकारी एग्जाम में प्रॉब्लम होती है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, नई दिल्ली में होगा। आगे बढ़ते हैं कि एनआरए साल में कितनी बार परीक्षा आयोजित करेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक साल में कितनी बार ये एग्जाम होंगे। तो एक साल में ये 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराइए, ध्यान रखिए। जैसे कि नेट का एग्जाम होता है साल में 2 बार, सिमिलरली एनआरए का एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट कराएगी। एग्जाम का नाम होगा सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराएगी। अगर आप एग्जाम में पास कर जाते हैं, एग्जाम में स्कोर कार्ड आपको मिल जाता है, तो आप 3 साल तक मुख्य एग्जाम दे सकते हैं किसी भी ग्रुप बी और ग्रुप सी के डिपार्टमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं कि सीईटी की परीक्षा का प्रारूप क्या होगा। ये मोस्ट एग्जाम है कि सीईटी जो परीक्षा हम लोग देंगे वो कैसे होगा परीक्षा, कि पहले के जैसा क्या आपको कुछ लिखना होगा, या तो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा या सब्जेक्टिव टाइप होगा, या किस तरह के होंगे। तो आपको बता दो कि एग्ज़ाम जो होंगे जैसे आप लोग नॉर्मली एसएससी के एग्ज़ाम देते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम देते हैं, या बैंकिंग के एग्ज़ाम जो देते हैं कंप्यूटर पे देते हैं, तो इस प्रकार से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और कंप्यूटर पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन सबसे पूछे जाएंगे। तो सीबीटी टेस्ट होगा आपका, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका जो ये स्क्रीनिंग टेस्ट जिसका नाम सीईटी दिया गया है। नेक्स्ट, सीईटी की परीक्षाएं कितनी भाषाओं में होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम जो होते हैं बच्चे इसलिए क्वालिफाई नहीं किए करते हैं क्योंकि अब मान लो कोई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, उसे इंग्लिश में प्रश्न पूछे जाए तो डेफिनेटली उनका परफॉर्मेंस खराब होगा। इसी कारण से सीईटी की परीक्षाएं कितनी भाषाओं में होगी ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कुल 12 भाषाओं में होगी, यानी हिंदी इंग्लिश तो इंक्लूड होगा ही, इसके अलावा कई क्षेत्रीय भाषाएं भी इसमें इंक्लूड होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सीईटी परीक्षा अधिकतम कितनी बार दी जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी बार सीईटी की परीक्षाएं दे सकते हैं। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, कितनी बार ये परीक्षा आप दे सकते हैं। तो आप जितनी बार चाहिए परीक्षा दे सकते हैं। अपनी अधिकतम आयु सीमा अभी तक तय नहीं की गई है। नॉर्मली जितनी आयु सीमाएँ रहती है आई थिंक उतनी ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। रिजर्वेशन में कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा, जैसे है वैसे ही रहेगा। मैंने एसएससी की आयु सीमा जितनी रहती है, रेलवे की आयु सीमा रहती है, उसको मिलाकर एक आयु सीमा तय की जाएगी। अभी तक इसे क्लियर नहीं किया गया है। मोस्ट प्रोबेबली पहले के जैसे ही रहेगी। सीईटी परीक्षा की अधिक माने आपके जो हाईएस्ट एज लिमिट है तब तक आप जितनी बार चाहें इसे परीक्षा को दे सकते हैं, इसका कोई भी लिमिट नहीं है। नेक्स्ट, सीईटी परीक्षा में प्रश्न कैसी होगी। यानी अब डेफिनेटली मन में प्रश्न आएगा कि सर ये कैसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, डिस्क्रिप्टिव होंगे, एमसीक्यू होंगे। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एग्जाम होंगे आपके कंप्यूटर में, यानी सीबीटी टेस्ट होगा, और जो क्वेश्चंस के टाइप होंगे वो सारे एमसीक्यू टाइप होंगे। ठीक है, तो अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। जैसे एग्जाम्स के सिलेबस होते हैं सेम ही सिलेबस होंगे, ध्यान में रखिए। एग्जाम का जैसा टाइप होता है सब कुछ सेम होगा। आप एग्जाम पे ध्यान दीजिए और कंसंट्रेट हो जाइए, क्योंकि अगर आप लोग इस बार चूक गए
तो ज़िंदगी में बहुत बार पछताएंगे। नेक्स्ट कि आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस को सीईटी में किस चरण में जोड़ा जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि प्रथम चरण यानी शुरुआत में रेलवे के जो भी एग्ज़ाम है ग्रुप बी और ग्रुप सी के, एसएससी के जो भी एग्ज़ाम है ग्रुप बी और ग्रुप सी के, और आईबीपीएस के जो भी एग्ज़ाम है ग्रुप बी और ग्रुप सी के, उसको सीईटी के अंतर्गत जोड़ दिया जाएगा। यानी अब आप ये ध्यान में रखिए कि जो रेलवे के एग्ज़ाम होंगे वो आपके अलग से नहीं होंगे, एसएससी के एग्ज़ाम अलग से नहीं होंगे और आईबीपीएस के एग्ज़ाम भी अलग से नहीं होंगे। उन सबको मिलाकर आपको अब सीईटी एग्ज़ाम देना होगा ऑनलाइन, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप देना होगा। एक ही एग्ज़ाम से आप रेलवे, एसएससी और आईबीपीएस तीनों के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ध्यान रखिए, इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, बस अभी से आपको तैयारी में लग जाना है। नेक्स्ट, एनआरए के लिए कितने बजट का आवंटन किया गया है। यानी इसके लिए खर्च तो होगा ही डेफिनेटली, सारी चीज़ों को नया चीज़ है सेटअप करना है, तो कितने बजट का आवंटन किया गया है। तो इसके अंतर्गत आपको बता दूं कि 1518 करोड़ का आवंटन किया गया है। अगर एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो 1517.57 करोड़ का आवंटन किया गया है, बट मोटे तौर पे आप याद रखिए कि 1518 करोड़ का आवंटन किया गया है एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए। नेक्स्ट, सीईटी के मेरिट लिस्ट कितने साल तक मान्य होगी। तो मैंने जैसे बताया, अगर आप लोग एक बार सीईटी के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं तो 3 साल तक के लिए किसी भी मुख्य एग्जाम यानी मेंस एग्जाम के लिए आप एग्जाम दे सकते हैं। 3 साल के लिए आपका स्कोर कार्ड वैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट, 1518 करोड़ रुपए कितने साल तक के लिए आवंटित किया गया, यानी क्या ये पैसा जो दिया गया है 3 साल के लिए आवंटित किया गया है, यानी कि 3 साल के अंतर्गत ही ये पैसे को आपको खर्च करना है 1518 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, प्रथम चरण में सीईटी में कितने भर्ती बोर्ड को शामिल किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि प्रथम चरण में 3 भर्ती बोर्ड को शामिल किया जाएगा। कौन सा? रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी, दूसरा है एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और तीसरा है आईबीपीएस यानी जितने भी बैंकिंग के जो स्टाफ जो सिलेक्टेड किए जाते हैं वो आईबीपीएस के तहत किए जाते हैं। तो इन 3 बोर्ड को फर्स्ट में इंक्लूड किया जाएगा, बाद में सभी को जोड़ा जाएगा, और उसके बाद सभी स्टेट से भी ये अपील की गई है कि वो भी अपना एग्जाम जो है वो सीईटी के अंतर्गत ही ले। नेक्स्ट, अभी केंद्रीय स्तरीय नौकरियों के लिए कितनी भर्ती बोर्ड है। तो सही आता है 20। अभी 20 से ज़्यादा भर्ती बोर्ड है केंद्रीय यानी सरकारी नौकरियों के लिए। इन सभी भर्ती बोर्ड को ख़त्म कर दिया जाएगा और सभी को मिलाकर एक एग्ज़ाम लिया जाएगा जिसका नाम सीईटी दिया गया है। नेक्स्ट, सीईटी परीक्षा में आरक्षण क्या होगा, यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी रिजर्वेशन का क्या होगा। इसमें रिजर्वेशन बढ़ा दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, या तो इसके अंतर्गत कोई रिजर्वेशन होगी ही नहीं। तो आपको बता दूं कि रिजर्वेशन से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। पहले जैसे जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी और जिसके लिए अलग अलग रिजर्वेशन जैसे तय किए गए थे, सेम ही रहेगा रिजर्वेशन का प्रारूप, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी। बस एग्ज़ाम जो होगा इन सबको मिलाकर एक ही एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट, इससे फ़ायदा क्या होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग फ़ी नहीं देना होगा। जैसे नॉर्मली जो जनरल के स्टूडेंट्स होते थे उनको बहुत ही प्रॉब्लम होता था, क्योंकि उसको हर एग्ज़ाम के लिए 1000 रुपये 500 रुपये की फ़ी भरनी होती थी। इसके अलावा क्या होता था, सेंटर अलग अलग जगह पड़ते थे, क्योंकि अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग जगह सेंटर्स देने होते थे। इसमें क्या होगा, आपके डिस्ट्रिक्ट में ही आपका सेंटर पड़ेगा और आप अपना सेंटर सेलेक्ट भी कर सकते हैं आपको जहाँ सेंटर चाहिए। ये फ़ायदे हैं, यानी कि आप एग्ज़ाम डायरेक्ट जाके दे सकते हैं, अलग अलग एग्ज़ाम नहीं देने हैं, एक एग्ज़ाम देना है, क्वालिफाई कर जाना है। उसके बाद जो भी इच्छा है जिस एग्ज़ाम को चूज़ करना है चूज़ कीजिए, उसका मेंस एग्ज़ाम दीजिए, क्वालिफाई कीजिए और जॉब ज्वाइन कीजिए। बहुत ही आसान है, आसान नहीं है, थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा क्या फ़ायदा है इसमें, अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग फ़ी नहीं देनी होगी। नेक्स्ट, पहले चरण में देश भर में कितनी परीक्षाएं केंद्र खोली जाएगी। तो पहले चरण में देश भर में 1000 परीक्षा केंद्र खोली जाएगी, जिसके अंतर्गत हर डिस्ट्रिक्ट में एक परीक्षा केंद्र होगी। ठीक है, आप डायरेक्टली अपने डिस्ट्रिक्ट के परीक्षा केंद्र में जाकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। हर साल 2 बार एग्ज़ाम होगा, आप अपना जो है टाइम सेलेक्ट कर लीजिए और 2 साल मैंने साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा, कभी भी जाके आप एग्ज़ाम दे लीजिए। नेक्स्ट है, वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री कौन है। तो वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक जी, ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एसएससी, अभी हमने बताया कि 3 जो बोर्ड है उसको इसमें सिलेक्ट किया गया है।
कौन से एसएससी को, आईबीपीएस को और रेलवे को। तो तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट हो सकता है। एसएससी का गठन कब किया गया था? तो एसएससी गठन 1977 में किया गया था। आपको बता दूं कि भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के एक संकल्प पत्र के द्वारा 4 नवंबर 1975, ध्यान रखिए 4 नवंबर 1975 को अधीनस्थ सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। पहले इसका नाम था अधीनस्थ सेवा आयोग, जिसे 26 नवंबर 1977 को बदलकर कर्मचारी चयन आयोग के रूप में पुनर्गठित किया गया। तो ये पूरी कहानी है एसएससी की। पहले से अधीनस्थ चयन आयोग के रूप में 1975 को गठन किया गया, बाद में इसे पुनर्गठन किया गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि कर्मचारी चयन आयोग के रूप में 1977 को। तो ये 26 नवंबर 1977। तो ध्यान रखिए ये चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं और इसके हेडक्वार्टर के बारे में बात करते हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट बात करते हैं आईबीपीएस की। आईबीपीएस को भी इसमें जोड़ा गया है। तो आईबीपीएस की स्थापना कब हुई थी, पूछा जा सकता है। तो आपको बता दो कि आईबीपीएस की स्थापना वर्ष 1984 को एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत जो है रजिस्ट्रेशन इसका किया गया है और बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट 1950 के तहत एक सार्वजनिक ट्रस्ट भी है ये आईबीपीएस। नेक्स्ट, आईबीपीएस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। नेक्स्ट बात करते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि प्रथम चरण में 3 बोर्ड को शामिल किया गया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आईबीपीएस और एसएससी। तो हम लोगों ने अभी तक एसएससी और आईबीपीएस के बारे में देखा। आगे बात करते हैं आरआरबी। आरआरबी की स्थापना कब की गई थी, पूछा जा रहा है। तो आरआरबी की स्थापना 1998 यानी 1998 को की गई थी। 27 अप्रैल 1998 को आरआरबी की स्थापना की गई थी। आपको बता दो कि 1985 यानी 1985 के पहले इसका नाम रेलवे सर्विस कमीशन था, बट 1985 के बाद इसका नाम परिवर्तित करके रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कर दिया गया। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आरआरबीज और आरआरबी में आप कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत सारे दोस्त मेरे कंफ्यूज होंगे। आरआरबी का एक और अर्थ होता है कौन सा? रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक की स्थापना हुई थी 1975 यानी 1975 को, बट इसे अभी जो है इस सीईटी में शामिल नहीं किया गया है। अभी जो है ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इसी को सीईटी में शामिल किया गया है। दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत में वर्तमान में कितने रेल बोर्ड हैं? तो भारत में वर्तमान में कुल 21 रेल बोर्ड हैं। ठीक है, कितने? 21 रेल बोर्ड हैं। और अगर रेल जोन पूछा जाए, कुल अभी 18 रेलवे जोन हैं और 21 रेल बोर्ड है। हमारे रेल मंत्री अभी कौन है? श्री पीयूष गोयल जी। आगे बढ़ते हैं कि हमारे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, यानी चेयरमैन कौन है। आपको ये उत्तर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में हमारे रेल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। अश्विनी लोहानी, पीयूष गोयल, बीके यादव यानी विनोद कुमार यादव या जॉन मिथाई। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जॉन मिथाई तो होगा नहीं क्योंकि भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मिथाई। ठीक है, हमारे अभी रेल मंत्री हैं श्री पीयूष गोयल जी। एक प्रश्न मैंने हटा दिया अब आपके लिए। इसके अलावा एक और सूचना है आपके लिए। जनवरी 2020 से लेके अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, सभी का कलेक्शन का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है। आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामिनेशंस के लिए। अभी से तैयारी में लग जाइए दोस्तों, देर न कीजिए। जितनी अच्छी तैयारी कीजिएगा उतनी जल्दी आप बाजी मार लीजिएगा। ये मौका मत छोड़िए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।